पिताजी वहाँ पे खेती करते थे और मैं जाता तो वहाँ पे जैसे शाम को स्कूल से आते तो शाम को चाय ले गए जाते अपने पिताजी की। पहलवान के साथ साथ परिवार का भी बहुत ज्यादा संघर्ष रहता है। माएँ जो है वो घी दूध की व्यवस्था करती हैं, पिता जो है फसल बेचने के बाद ये देखते हैं कि बेटे का एडमिशन कहाँ पे हो, कौन से अखाड़े में छोड़ा जाए, वहाँ का खर्चा मतलब हम पुगा पाएंगे या नहीं पुगा पाएंगे। तो इस तरीके का किस्सा संघर्ष रहा। देखो बिल्कुल, क्योंकि ना मैं तो मानता हूँ कि आज हम हैं तो सही बता, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं अपनी ये मानता हूँ। जो मेरे पिताजी हैं या मेरी फैमिली जो उनका संघर्ष है मेरे सामने, मानो कि उनका तो मेरा 10 है तो उनका 100 है। तो फैसिलिटी बहुत सारी बढ़ गई है। पहले तो ऐसा था कि एक रूम में 30-30 बच्चे थे हम, और मतलब एक ऊपर पंखा चलता था। सुबह 4 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी, 8 बजे तक कंटिन्यू ट्रेनिंग करना, फिर शाम को फिर ट्रेनिंग करना। बस पर ये था कि स्कूल में नहीं जाना होता था। इसे थोड़ा ये होता है कि चलो यार कुछ तो अच्छा लग रहा है। जो पहलवानी को नहीं जानते, कुश्ती को नहीं जानते, तो उनका एक अक्सर सवाल होता है कि पहलवानों के कान जो हैं वो दूसरे लोगों के कानों की तरह क्यों नहीं होते। क्योंकि मैं तो हरियाणा से हूँ कि हमें तो पता चल जाता है कि मतलब कान टूटे हुए पहलवाना के। तो ये किस तरह की प्रैक्टिस होती है, जरा ये भी बताएं। देखो प्रैक्टिस कुछ नहीं होती, ये ना हमारा गेम एक इतना हार्डवर्क गेम है कि हम एक साथ रेसलिंग करते हैं, रोज हाथ लगता थोड़ा थोड़ा, उसी से आराम आराम से टूट जाते हैं। हम तो ये मानते हैं कि हम इंग्लिश में ना मानो बहुत अच्छे हैं, और तकरीबन कंट्री है उनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, क्योंकि वे तो बोलते ही नहीं। हम तो फिर भी थोड़ी बहुत मतलब एक दूसरे हाय हेलो तो कर ही लेते हैं। वो तो उनकी तो मानो कुछ भी नहीं पता उनको। अच्छा। बस यही कि हाँ मिलते हैं, हाय हेलो ठीक है ओके, बस इस तरीके से ही होती है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान जब सुनाई देता है आज नाहरी गांव, सोनीपत के साथ पूरा भारत इस चैंपियन का स्वागत करेगा, और फिर हमें नजर आते हैं अपने हाथ में मेडल उठाए भावुक हुए रवि दहिया से आज मुलाकात करने आए हैं छत्रसाल स्टेडियम में। उनसे जानेंगे उनका कुश्ती का इस सफर किस तरह का रहा। हालांकि वो गोल्ड मेडल लेने से चूक भी गई, तो आगे भविष्य में वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका लक्ष्य है, ये भी जानेंगे। रवि दहिया हमारे साथ है। रवि राम राम। राम राम और बहुत घना स्वागत हरियाणा तक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका बहुत। मेरा जो फिर सबसे पहले अनुए सवाल से आपकी मतलब जो कुश्ती का जो शौक रहा वो कद बेरा लग गया, कुश्ती कद शुरू करी आपने सीखनी। देखो सबसे पहले क्योंकि ना हमारा गांव ना रेसलिंग का पहले से ही गढ़ रहा है। मैं पहला नहीं तीसरा अपने गांव से ओलंपिक में जाने वाला खिलाड़ी हूँ। तो एक रेसलिंग का पहले से एक क्रेज है, और आज भी मतलब गांव में बहुत क्रेज है रेसलिंग का। और ऊपर से ना मतलब मेरे फैमिली में भी मेरे जो अंकल थे वो रेसलिंग करते थे, और बीएसएफ में भी काफी अच्छी पोस्ट पे थे। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो खेले थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तो नहीं खेल पाए, पर मतलब एक बहुत अच्छे रेसलर भी रहे अपने समय के। तो पिताजी काफी इंटरेस्ट रखते थे कि खेल में, कि चलो भाई यहाँ तक पहुंचा तो लड़के को और भी आगे तक ले जाया जाए, और जो जिससे देश का नाम रोशन। तो पिताजी बहुत इंटरेस्ट रखते थे, और पिताजी का ही शौक था। मैं तो सही बता दूं, मेरा तो कोई वो नहीं था कि रेसलिंग करना है। मैं तो बस ये था, खेत थे, पिताजी वहाँ पे खेती करते थे, और मैं जाता तो वहाँ पे जैसे शाम को स्कूल से आते तो शाम को चाय ले गए जाते अपने पिताजी की, वो उनको देते। वो बोलते चल भाई मिट्टी में खेल ले। तो गाँव में एक अखाड़ा था, हमारे गुरुजी हंसराज जी, वो अब भी आते हैं यहाँ पे। तो उनका एक छोटा सा अखाड़ा था, वो मिट्टी में छोटे छोटे बच्चों करवाते थे, हम भी चले जाते थे। आराम आराम से शौक था, ज्यादा नहीं था। पिताजी काफी इंटरेस्ट थे कि रोज आ जाया करते। तो वही से शुरुआत होगी, फिर उसके पता ही नहीं चला, आगे बढ़ते रहे, और उसके बाद दिल्ली आगे कब और आज यहाँ तक है। अच्छा, जब आप बाबा हंसराज के अखाड़े में जाते थे तो कितनी उम्र रही होगी आपकी? तकरीबन 9-10 साल का था मैं। 9-10 साल के थे। और पारिवारिक अगर संघर्ष की बात करें, क्योंकि हम गांव देहात के जो किसान परिवारों से जो पहलवान आते हैं, अगर हम उनके संघर्ष की बात करें तो पहलवान के साथ साथ परिवार का भी बहुत ज्यादा संघर्ष रहता है। माएँ जो है वो घी दूध की व्यवस्था करती हैं, पिता जो है फसल बेचने के बाद ये देखते हैं कि बेटे का एडमिशन कहाँ पे हो, कौन से अखाड़े में छोड़ा जाए, वहाँ का खर्चा मतलब हम पुगा पाएंगे या नहीं पुगा पाएंगे। तो इस तरीके का किस्सा संघर्ष रहा। देखो बिल्कुल, क्योंकि ना मैं तो मानता हूँ कि आज हम हैं तो सही बता दूं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं अपनी ये मानता हूँ। जो मेरे पिताजी हैं या मेरी फैमिली जो उनका संघर्ष है मेरे सामने, मानो कि उनका तो मेरा 10 है तो उनका 100 है। क्योंकि पिताजी काफी इंटरेस्ट रखते थे इस चीज में। माँ थी तो पिताजी डेली घर से दूध लेके आते, दूध दही घी डेली लेके आते, चाहे बारिश हो चाहे कैसा भी मौसम हो, कितने पैसे की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, सबसे पहले आगे पाते, चाहे कुछ घर में ना हो, चाहे किसी से लेके आना पड़े, बस यही था। और अब भी आते हैं, तो उनका मैं संघर्ष मानता हूँ कि उन्हीं का सब कुछ है। मैं तो एक ये मानो उनकी मेहनत का ही फल आज मेरे को मिला है, नहीं तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। तो 10 साल की उम्र में कुश्ती की शुरुआत करी आपने। अब उस दौरान जो दाव पेच थे या जो आकांक्षाएं थी, क्या वो थी इस तरह की बड़ी कि मैं कभी मेडल जीतूंगा, कभी ओलंपिक में जाऊंगा? देखो जब शुरुआत करी पता भी नहीं था ओलंपिक क्या होता है। बस यही था कि पिताजी ने बोल दिया भाई चल अब तू गेम कर लिया। अगर ये वो स्कूल में, क्योंकि मन पढ़ाई में भी ऐसा मन नहीं लगता था कि इतने अच्छे पढ़ाई में हो,
तो खेत में चले जाते तो कुश्ती में राम से थोड़ा सा शौक सा बढ़ गया। फिर पिताजी मतलब काफी इंटरेस्ट रखते थे इस चीज में, क्योंकि मेरे अंकल भी रेसलिंग करते थे, वो दिल्ली यही अखाड़े में थे, तो पहले उनका दूध लेके आते थे। फिर मतलब उनके मन में कसक थी कि एक मतलब बच्चों को खेल के अंदर डाला जाए, और उन्होंने फिर ऐसे ही बोला कि चलो आप गेम कर लो। फिर उसके ले आए, क्योंकि पता नहीं था हमें, तो पता नहीं क्या किस ओलंपिक उम्र में होता है। आए फिर आप यहाँ? मैं तकरीबन 11 साल का आ गया था यहाँ पे। गाँव में थोड़े प्रैक्टिस करी, गाँव में इतना था भी नहीं। उसके बाद दिल्ली आ गए थे, तो उसके बाद ये देखा यार ऐसा माहौल था, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर ये मानो पिताजी ने ही शुरुआत करी, वही से सब कुछ है। अच्छा, तो जब दिल्ली आए तो नया सा लगा होगा आपको? बिल्कुल बहुत नया था, क्योंकि गांव से एकदम से आना और नई नई हर चीज नई देखनी, ये देखना यार पता नहीं क्या है, मतलब किस तरीके से खाना है, कितने बच्चों के साथ रहना है, तो एक अलग माहौल था। फिर ये था कि भाई देखो पिताजी ने छोड़ दिए, मतलब उनका इतना एक शर्म थी उनकी कि उन्होंने छोड़ दिया, भाई छोड़ दिए, जाने का तो कोई बनता ही नहीं था। और छोटी उम्र में जब पहलवान अपने गांव के अखाड़े को छोड़कर, अपने गांव के खेत को छोड़कर, अपने गांव की गलियां और परिवार छोड़कर जब दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं तो बहुत कुछ बदला बदला लगता है। ये भी सवाल आता है कि हम किस तरीके से एडजस्ट होंगे। अब ये आपके साथ भी रहा है? देखो बिल्कुल होता है, क्योंकि ना अब तो पहले की उसमें देखो फैसिलिटी बहुत सारी बढ़ गई है। पहले तो ऐसा था कि एक रूम में 30-30 बच्चे थे हम, और मतलब एक ऊपर पंखा चलता था। सुबह 4 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी, 8 बजे तक कंटिन्यू ट्रेनिंग करना, फिर शाम को फिर ट्रेनिंग करना। बस पर ये था कि स्कूल में नहीं जाना होता था। इसे थोड़ा ये होता है कि चलो यार कुछ तो मतलब कुछ तो अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से कुछ थे, माहौल चेंज थे। वो थोड़े दिन के बाद आराम से डल गए थे। अच्छा, तो जब आप जब नए नए यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुए तो किस किस तरह की दिक्कतें आई, जो अक्सर हम बात भी करते हैं गांव देहात के बच्चों की, जब वो शहर में आते हैं वो अकेले सफर नहीं कर पाते, उन्हें जगहों का भी पता नहीं होता कौन कौन सी जगह हैं। ऊपर से फिर जो बड़े पहलवान हैं, छोटी उम्र के पहलवान, उनके साथ किस तरीके से बनाएं, कैसा व्यवहार करें, अब ये भी थोड़ा सोचना होता देखो है। होता है, पर ये आपका एक माहौल है ऐसा रहा है, क्योंकि ना बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं होता कि आप बाहर जाओ या स्टेडियम में, क्योंकि बाहर जाना है तो आपको कोई चीज़ की परमिशन लेनी पड़ेगी। छोटे बच्चों को कोई परमिशन भी नहीं देंगे ऐसे। और यहाँ पे बस यही था कि आप अंदर रहो। हाँ, जो बड़े बच्चे हैं वे थोड़े बहुत मजाक तो कर ही लेते हैं, क्योंकि अब हम हैं बड़े, तो छोटे बच्चे आ जाते हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। तो उसी में ये लगता है यार ये तो मतलब पता नहीं क्या होगा, अब ऐसे ऐसे डेली का काम नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा होता है। और फिर उसके बाद कई दोस्त बन जाते हैं, फिर उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो पहला स्टेडियम आपका दिल्ली में रहा छत्रसाल स्टेडियम। हाँ जी। छत्रसाल में ही कुश्ती की शुरुआत करी, फिर मैच कब से शुरू हुए, मेडल आने कब से शुरू हुए आपके? तकरीबन मैं 2000 यहाँ पे 2000 तकरीबन 7 में मैं आया था। तो उसके बाद 4-5 साल मेरा कोई ठीक नहीं था, क्योंकि काफी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा, काफी इंजरी रहती थी, क्योंकि नए थे, मतलब बहुत सारी चीज नई थी, माहौल नया था। और फिर उसके बाद 2011 में मैं पहली बार स्कूल नेशनल खेला, और मतलब दिल्ली से खेला था मैं, और मैं फर्स्ट आया था 2011 में। फिर 12 में भी मैं स्कूल नेशनल खेला, उसमें फर्स्ट आया। फिर 13 में पहला मैं सब जूनियर जो नेशनल चैंपियनशिप थी वो खेला, उसमें फर्स्ट आ गए। और पहली बार इंटरनेशनल उसमें खेला, तो मैं पहला एशिया मेडल आया, मेरा सिल्वर मेडल था। जब ये इतने सारे मेडल आए, आपके पिताजी ने देखे, क्या रिएक्शन था उनका? देखो बहुत खुशी होती है, क्योंकि पहली बार मेडल आया, तो मतलब एक नेशनल चैंपियनशिप तो चलो ठीक है, जब बाहर से मेडल आता तो मतलब वो एक अलग ही माहौल था उनका, मतलब एक अलग खुशी थी। एयरपोर्ट पे खुद लेने के लिए आए, जब मेडल आया था आते समय, तो गांव के बहुत सारे मतलब पूरे गांव ने बहुत प्यार दिया उस पहली बारी। तो ऐसा लगा यार देखो ये मतलब एक ये जिंदगी है। उसके बाद देखा, और जब अच्छे अच्छे रेसलर हैं जैसे योगेश्वर है, सुशील है, उनके मेडल आते थे, मतलब एक उनका जो एक इज्जत मिलती थी, फिर उनको देख के ऐसा लगता था यार ये जिंदगी यही जीनी है। उसके बाद आराम से टारगेट बनते गए बड़े से बड़े, और फिर आज इस लेवल पे हैं। और फिर ओलंपिक गए आप, ये सफर किस तरह से रहा? देखो काफी बीच में ना एक खिलाड़ी है, तो संघर्ष तो देखो एक खिलाड़ी का जिंदगी का हिस्सा होता है, मैं मानता हूँ। 2013 तक अच्छा खेला, सब जूनियर मेडल आया, 2014 में भी ठीक था, 15 में मैं जूनियर एशिया में फर्स्ट आया, वर्ल्ड में मेडल आया। 2015 तक ये लग गया था कि मैं एक अच्छे लेवल का अच्छा खिलाड़ी बन जाऊंगा जल्दी से। तो पर 2015 में जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप से खेल गया, तो मैं इंजरी थी मेरी नी में, तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मैंने जीता, पर मैं इंजरी में आया था। तो उसके बाद मतलब तकरीबन लगातार मैं 2-3 साल इंजरी में रहा, मतलब ठीक नहीं रह पाया। जैसे घुटने इंजरी थी वो ठीक हुई, तो फिर उंगली में होगी, फिर टाइफाइड हो गया, तो मतलब 1-2 साल ऐसे लगे, जो बीच में ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या हुआ जिंदगी में, क्योंकि नई जॉब थी, नई कुछ था। पर एक चीज़ सबसे पॉजिटिव ये थी कि जो मेरे पिताजी थे, मेरी फैमिली थी, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं, उन्होंने बोला कि कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं, तू अपनी मेहनत कर, जरूर भगवान तेरे को बोलना बहुत देगा। मतलब एक उनका एक ऐसा सपोर्ट था कि आप मेहनत करो, किसी भी चीज की आपको जरूरत है। आर्थिक तौर पे परिवार मजबूत रहा? बिल्कुल, देखो बिल्कुल पैसे की कोई ऐसी तंगी नहीं रही? बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ना घर में तंगी तो होती है, पर कभी उन्होंने कभी शो नहीं किया, कभी भी कि बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ना कई जॉब के ऊपर भी थे मेरे पास, जैसे फौज में भी था मैं, आर्मी में मेरे को बुला रहे थे, एयरफोर्स में बुला रहे थे,
तो ये मेरा ये टारगेट नहीं था। मैं चाहता था कि या तो रेल की सर्विस लूँ, क्योंकि रेल में ये होता है कि आप जब आपको जॉब करनी करो, नहीं तो आप गेम करोगे तो मतलब बहुत फ्री रखेंगे। और फौज में थोड़े रूल टाइट होते हैं, तो आपके गेम पे थोड़ा असर हो सकता है, क्योंकि ना बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मैं तो ऐसे खिलाड़ी के बीच में रहा हूँ यहाँ पे जो हर रेल है, मैं एयरपोर्ट सब में है, तो उन्होंने बस यही गाइड किया कि आप देखो रेल में रहोगे तो आपका करियर काफी लंबा होगा और आप बहुत लंबे समय तक खेल पाओगे। एक टारगेट था कि एक अच्छा खेलें, तो फिर वही से आराम आराम से शुरुआत करी। फिर पिताजी ने काफी संघर्ष करा। 2016-17 तक मैं तकरीबन लास्ट तक थोड़ी थोड़ी ठीक था, मैं काफी परफॉर्मेंस ठीक आई, सीनियर लेवल पे भी आ गया था। फिर उसके बाद आराम आराम 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला मैं 23 की, उसमें सिल्वर मेडल जीता। फिर वही से एक वापसी हुई 19 में, फिर एशिया और वर्ल्ड में मैंने मेडल लेके क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद तो विषय यही था कि भाई देखो वर्ल्ड में मेडल लिया है, तो अब ये नहीं कि खाली मेडल लिया तो ओलंपिक्स में जाएंगे और देश के लिए गोल्ड जीतेंगे। तो इस तरीके से बीच में उतार चढ़ाव आते रहे, पर एक टारगेट बना लिया था ओलंपिक के कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। पर वो थोड़ा देखो चूक थी, तो वो एक अच्छा खिलाड़ी था, वो थोड़ी चूक रह गई थी। अच्छा, जब हम ओलंपिक जैसे जब गेम में हम अपने मैट पे जाते हैं अपने प्रतिद्वंदी के साथ लड़ाई के लिए, तो उस वक्त एक पहलवान को कैसा महसूस होता है? बहुत ज्यादा दबाव होता है कि मेडल तो आना चाहिए, मेडल नहीं आएगा तो इतने सारे लोगों को हताश निराश देखूंगा, तो उम्मीदों का बोझ कंधे पे होता है? देखो वो तो एक खिलाड़ी होता है ना, क्योंकि वो तो होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर पहले हैं तो बहुत सारी बातें चलती रहती है, अगर मैट पे हम चले जाते हैं तो उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद बस यही रहता है कि जो सीखा है ना उसका 100% हम देने की कोशिश करें, क्योंकि देखो रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है, चाहे कोच हो चाहे खिलाड़ी हो, किसी के हाथ में रिजल्ट तो ऊपर वाला। पर अपनी तरफ से 100% ना देना वो एक दुख होता है। तो बस यही रहता है कि हम अपना पूरा 100% दें, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करें, जो गलती है उन पर सुधार करें और अगली बार उनका ध्यान रखें। तो जो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, खास तौर पे जो पहलवानी को नहीं जानते, कुश्ती को नहीं जानते, तो उनका एक अक्सर सवाल होता है कि पहलवानों के कान जो हैं वो दूसरे लोगों के कानों की तरह क्यों नहीं होते? क्योंकि मैं तो हरियाणा से हूँ कि हमें तो पता चल जाता है कि मतलब कान टूटे हुए पहलवाना के। तो ये किस तरह की प्रैक्टिस होती है, जरा ये भी बताएं। देखो प्रैक्टिस कुछ नहीं होती, ये ना हमारा गेम एक इतना हार्डवर्क गेम है कि हम एक साथ रेसलिंग करते हैं, रोज हाथ लगता थोड़ा थोड़ा, उसी से आराम आराम से टूट जाते हैं। उसके बाद काफी पेन होता है, पर थोड़े बाद मतलब ये होता ना कि अपने आप जम जाते हैं, उसके बाद नहीं इनमें पेन होता नहीं कोई बीमारी, तो डॉक्टर ही बोलते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये जवाब उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि पहलवानों के कान इस तरह से क्यों होते हैं, तो ये प्रैक्टिस करते करते ऐसे कान जो है वो हो जाते हैं पहलवानों के, और ये हर किसी पहलवान के लिए सामान्य सी बात होती है। इसे आप लोग ये समझते होंगे कि ऐसे क्यों होते हैं, कैसा महसूस होता है, तो इसका जवाब आपने सुन ही लिया, क्योंकि ये सवाल कई बार दर्शक पूछते रहते थे जब भी मैं कोई पहलवानों की खबर या कोई स्टोरी करती थी। तो उसके बाद जब आप ओलंपिक से आए, तो फिर किस तरीके का रिएक्शन देखा आपने आपके कोच का, माता पिता का? देखो बहुत खुश थे वो सब, और देखो हम भी उस टाइम तो चलो थोड़ा दुख था कि गोल्ड नहीं जीत पाए, मगर हाँ खुश जरूर हैं पर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी देखो टारगेट अब हमारे सामने है। अभी 2002 ही साल हैं ओलंपिक गेम्स के, 2024 में पेरिस हुई है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2 सितंबर में, तो वो सारे टूर्नामेंट चलते रहेंगे और मैं जो टारगेट रहेगा कि पेरिस ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीते। अच्छा, जब पहलवानों के जब मेडल आ जाते हैं, खासतौर पे ओलंपिक में मेडल आ गया या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में आ गया, बड़ी प्रतियोगिताओं में जो मेडल आते हैं, तो एक तरह से हम देखते हैं कि पहलवान दूसरे क्षेत्र के जो विजेता होते हैं उनसे बहुत सरल सौम्य रहते हैं। तो आप मानते हो कि जो पहलवान है उन्हें ये एक वरदान ही मिलता है, बहुत सहज रहना, सरल रहना, सादा भोला रहना? देखो वो नहीं है, क्योंकि ना हमारा जो गेम है ना वो इतना हार्डवर्क गेम है कि हम ज्यादातर इधर उधर जाएंगे या इधर मतलब ऐसी बातों में आएंगे तो ना अब इंडिया से कोई नहीं निकलने देगा, क्योंकि पहले से ही एक सबसे जरूरी चीज है ना, हम ना एक मतलब बहुत गरीब परिवार से आते हैं रेसलर, आप किसी भी रेसलर को उठा लो चाहे कोई भी हो, मैं इंडिया की नहीं मैं कह रहा पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं जितने भी तकरीबन खिलाड़ी हैं वो बहुत मतलब गरीब परिवार से आते हैं, क्योंकि इतना हार्डवर्क वही करता है जो मतलब काफी गरीब फैमिली से आता, मतलब जो ये पूरा स्ट्रगल देख रहे क्या होता है। तो बस ये कोशिश रहती है कि मतलब जितना सरल रहा जाए, क्योंकि आदमी सरल रहेगा तो लंबा चलेगा, बस यही कोशिश रहती है, जो बड़े से सीखते हैं तो यही कि सबका प्यार बना रहे और सबका आशीर्वाद के साथ। आपने वो क्लिप देखी जब ओलंपिक के दौरान आप मेडल लेते हैं हाथ में, आपने वो क्लिप देखी है? आप उसमें बहुत भावुक से भी नजर आ रहे हैं, और उसमें रवि दहिया बहुत सरल, बहुत जैसे हम देखते हैं कि हमारे गांव देहात के ऐसे बच्चे की वो तस्वीर हमें देखने को मिल रही थी कि जैसे उसने एक धूप के बाद, कड़ी धूप के बाद छांव देखी हो। देखो बिल्कुल वो एक काफी समय लग गया था उसका। 2020 में ओलंपिक गेम्स होने थे, उस 2021 में हुए, उसके भी बीच का समय था,
और एक मतलब बहुत दिनों से एक हर चीज का त्याग था, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, कभी गाँव में नहीं जाना था, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो रोक रखी थी कि भाई ओलंपिक गेम्स है उसके बाद ही हर चीज मतलब करके देखेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि फैमिली सेशन में भी देना थोड़ा बहुत। तो मेडल तो आप ऐसे भावुक भी थे और निराशा भी लग रही हाँ थी वो आपके देखो चेहरे एक से। वही तो मैं कह रहा था कि एक टारगेट था कि देश के लिए गोल्ड जीते, क्योंकि सिल्वर ब्रॉन्ज हमने पहले जीते थे, एक टारगेट के साथ गए थे कि देश के लिए गोल्ड जीता जाए। और वो थोड़ा चलो एक कमी थी, वो मान सकते कि वो भी एक अच्छा खिलाड़ी था। दूसरा वो मेरे से ज्यादा अनुभव था और मेरे से ज्यादा ट्रेनिंग की होगी, क्योंकि देखो एक चैंपियन बनना एक शब्द की एक अलग होता है। तो वो एक अच्छा खिलाड़ी था और मतलब वो पूरा नहीं हो पाया, उस चीज का दुख था थोड़ा। पर देखो उसके बाद थोड़ा दुख के बाद काफी ये था कि चलो ठीक है जो हो गया अब ठीक है, अब संतुष्ट, दुख खूब मतलब पूरा खुश हो जाना है, पर देखो संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि अभी अब समय हमारे पास, अभी ये तो है नहीं कि हमारा लास्ट चल रहा है। तो बस यही था कि उस टाइम थोड़ी निराशा थी, क्योंकि जो टारगेट के साथ गए थे उससे थोड़े से हम पीछे रह गए थे। जो हम देखते हैं माटी के दंगल, फिर हम देखते हैं मैट की कुश्तियां, तो इन दोनों की टेक्निक में क्या अंतर आप मानते हैं? देखो मट्टी में पहले काफी मट्टी में होता था, अब तो तकरीबन जो अखाड़े हैं गांव में लगा लो कहीं पे भी तकरीबन मैट आ गए हैं। क्योंकि हम देखो मट्टी से क्या कर सकते हैं, हम एक थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सकते हैं। अगर आप मैट पे नहीं खेलोगे, मैट पे नहीं जीतोगे, तो आप नई जॉब मिल सकती, नई बहुत सारी चीजें हैं। तो अब तक ज्यादातर चीजें जो मैट पे आ गई हैं, तो मट्टी में जरूरी है, हम भी कभी कभी करते हैं, पर ज्यादातर मैं ये कहूंगा कि मैट पे आ जाना सबसे जरूरी है, क्योंकि अब आपको कैरियर बनाना तो मैट पे आना ही पड़ेगा। और मैट पे आने का जो संघर्ष है वो किस तरह का रहता है? देखो वो मट्टी में भी सेम है, कोई वो नहीं कि मट्टी में कुछ आसान है और मैट पे मुश्किल है, क्योंकि वो भी वहां पे भी हार्डवर्क करना पड़ेगा और दोनों वहां पे भी आपको, तो वहां पे करके आओगे जब भी थोड़ा आसानी मिलेगी, क्योंकि मिट्टी में शुरुआत में तो काम नहीं मट्टी में की, उसके बाद अगर मैट पे आगे थोड़ी दिन की फिर उसके बाद उसमें डर जाते हैं। तो पहलवान जब अखाड़े में जाता है वो उसी लक्ष्य के साथ कि मैं अपने देश के लिए मेडल जीतूंगा। पहलवानी हम ये कहें कि शोशेबाजी का प्रोफेशन नहीं है, या पहलवानी शोशेबाजी का शौक नहीं है, पहलवानी देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आपने और पहलवानों के साथ भी देखा और पहलवानों को भी सोचते देखा? देखो बिल्कुल तकरीबन मैंने देखा बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मतलब बहुत शांत स्वभाव के हैं। तो देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम भी मानते हैं कि वो कभी गलत हो जाता है, पर देखो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जितने ही मैंने देखे रेसलर, वो बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं। तो ये पहलवानों का हम कहें कि ईश्वरीय गुण होता है, उनको मिला ही होता है ये। ये मान सकते हैं। हाँ। अरे खान पान आपका किस तरह से रहता है अब, और प्रैक्टिस टाइम? देखो हम सुबह तकरीबन 4:30 बजे तकरीबन उठ जाते हैं और 5 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 5 बजे से लेकर तकरीबन 8:30 बजे तक हम ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जैसे बादाम है, घर से पिताजी आते हैं, दूध है, दही है, तो रोज आते हैं वो दूध दही? हाँ तकरीबन डेली आ जाते हैं। तो दूध लेके आते हैं, वो दूध तो बाद में पीते हैं, पहले बादाम पीते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और फल फ्रूट खा लेते हैं। उसके बाद 11-11:30 बजे हम खाना खा लेते हैं, और 12:30-1 बजे तकरीबन दूध पी के और रेस्ट करते हैं 2 घंटे तकरीबन 3:30 बजे तक। 4:30 बजे शाम को फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। 4:30 से लेकर तकरीबन 6:30-7 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद फिर दूध है, मुनक्का पानी है, ये पीते हैं। फिर उसके बाद खाना खा के रात को फल फ्रूट है कुछ, फिर उसके बाद दूध, तकरीबन डेली का यही शेड्यूल चलता है। अच्छा, कोच आपको जो जिस तरह से ट्रेनिंग देते हैं वो भी नया लगता होगा, क्योंकि जब नए नए कोई भी गांव के अखाड़े से जब बड़े स्टेडियम में आ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं कुश्ती, तो नया सा लगता होगा जब कोच ट्रेनिंग देते हैं। कुछ टेक्निक समझ आती होंगी, कुछ नई भी लगती होंगी, कुछ लगता भी होगा इनको छोड़ दे, हमारे बस की नहीं है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ना एक आप कोई भी नई चीज आएगी तो उस पर आपको वैसे तो लगेगा पहले, पर अब ये होता है कि उसको तोड़ मरोड़ के कर लेते हैं कि भाई ये इस तरीके से कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम घुमा लेते हैं, इस तरीके से हो जाएगी, तो अपना भी एक दिमाग लगाते हैं। देखो कोचिज का काम होता है आपको बेस्ट से बेस्ट सिखाया जाए, पर उसके बाद भी कई चीजें होती है जो दिमाग में नहीं बैठती, खुद मैं मानता हूँ नहीं बैठती, तो उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के, क्योंकि ना एक टारगेट क्या होता है एक रेसलर का कि मैच पे जाए हम जीत के आए, तो किस तरीके से जीतते हैं ये मायने रखता है। ये नहीं मायने रखता कि आप जीतोगे या नहीं जीतोगे, आपको जीत मायने रखती है किस तरीके से आप खेलोगे, 100% देना अपना। तो आप प्रैक्टिस में अपना 100% दोगे तो फिर मैच पे भी देते हैं। तो इस तरीके से सीखते हैं, और जो कोचेज बताते हैं उन पे जो ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है कि जो बताएं उन पे ज्यादा से ज्यादा हम सीखें। और जो दूसरे देशों में आप कुश्ती करने जाते हैं, तब बातचीत करने के दौरान, या फिर जब कुश्ती खत्म हो गई या कुश्ती से पहले दूसरे पहलवानों के साथ बातचीत करते वक्त थोड़ी हिचक होती है इंग्लिश बोलने में, दूसरी भाषाएं बोलने में? हम तो मानते हैं कि हम इंग्लिश में ना मानो बहुत अच्छे हैं, और तकरीबन कंट्री है उनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, क्योंकि वे तो बोलते ही नहीं, हम तो फिर भी थोड़ी बहुत मतलब एक दूसरे हाय हेलो तो कर ही लेते हैं। वो तो उनकी तो मानो कुछ भी नहीं पता उनको। अच्छा। बस यही कि हाँ मिलते हैं, हाय हेलो ठीक है ओके, बस इस तरीके से ही होती है। तो आपकी इंग्लिश, आपने इतने सारे मैच किए, क्या अनुभव रहा आपका? देखो काफी बाहर जाते हैं तो काफी अच्छा लगता है, किसी भी खिलाड़ी से मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे
पहले सब जूनियर में सीनियर में तकरीबन मतलब एक पूरा बैच का बैच चला रहा है। तो उनसे मिलते हैं तो काफी दिन से मिलते हैं, कभी कभी आयल हो जाती है, मिलते हैं बाउट से पहले भी बाउट के बाद भी। बस यही होता है कि वेरी गुड, ओके, ऑल द बेस्ट, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं। इससे ज्यादा अंग्रेजी आपकी भी खत्म हो हाँ, जाती है और उनकी भी खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ओलंपिक में आपने जिनको हराया उनसे मैच के बाद बात हुई, क्योंकि आपके हाथ पे भी काट लिया था। हाँ, वो देखो मेरा एक अच्छा फ्रेंड भी है, वो मेरी पहली नहीं, उसके साथ 2-3 बाउट भी हो चुकी है। तो वो एक देखो वो भी एक अच्छा अपनी तरफ से जीतने के लिए आया था। वो उससे भी गलती थी, उसने भी खुद बोला कि यार देखो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी माँ, ओके, मतलब बहुत अच्छी तरह से अच्छा फ्रेंड भी है मेरा वो। तो मिले उस टीम में खत्म हो गया, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे पहलवान या फिर खिलाड़ी ऐसा मतलब विरोध नहीं रखते। नहीं बिल्कुल। आपने मेरे साथ ऐसा किया था और फिर नहीं, इस नहीं। तरह से हुआ था, ऐसा नहीं रहते। नहीं। पहलवान जो है सोशल मीडिया से भी कटे रहते हैं तकरीबन ऐसा क्यों? क्योंकि ना देखो आप बहुत हार्ड वर्क गेम है। अब खामखा सोशल मीडिया बड़े रहेंगे तो उसमें काफी समय निकल जाता है। अब रेस्ट का टाइम आप उसमें घुस रहे हो तो काफी समय खराब होता है। तो बस यही रहता है कि अब देखो पीक का खिलाड़ी का टाइम ज्यादा नहीं होता। मेरा मानना तो यही कि आदमी 5-7 साल से ज्यादा पीक नहीं कर सकता रेसलिंग में। तो वो समय होता तो उस समय यही कि हर चीज से बचा जाए और जो गेम है अपना उस गेम पे फोकस किया जाए, इसलिए तकरीबन दूर रहने की कोशिश करते हैं। अरे पहलवानों के हम देखते हैं कि इष्ट गुरु होते हैं, या तो आप अपने कोच को मान लेते हैं या फिर हनुमान जी या फिर शिव जी। तो शिव जी और हनुमान जी का तो अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा के गांव देहात में जो ज्यादातर मंदिर हैं वो शिव जी के और हनुमान के ही हम लोग देखते हैं। तो मतलब पहलवान जो है वो उसे इस तस्वीर को किस तरह से देखते हैं, धार्मिकता को किस तरह से देखो देखते हैं? देखो वो सबका अपना अपना नजरिया, पर मैं तो यही मानता हूँ कि देखो हर जगह भगवान है, चाहे कोई हनुमान हो या शिव भगवान हो, या हर जगह मैं मानता हूँ कि हर जगह है वो। उसको हम मूर्ति के रूप में मानते हैं, बस ये मानते हैं कि वो चलो उसका नाम लेना और ज्यादा मतलब आसान हो जाए क्योंकि वो दिखता है। तो बस मैं ये मानता हूँ कि हर जगह है ईश्वर की। आप सच्चे दिल से अगर कुछ भी कार्य करते हो और उस प्रभु का नाम लेकर करते हो तो वो आपके साथ है। अगर आप वही बात है दोनों हुई, आपके मन इधर जा रहा है, काम इधर जा रहा है, तो फिर चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी हो। मेरा पहलवान हनुमान जी को वो किस तरह से मानते हैं? देखो वो मानते हैं कि वो एक ब्रह्मचारी थे और एक रेसलिंग मतलब ये मानते हैं कि भाई ये पहलवान टाइप है तो उसकी पूजा होती है। हाँ उसी अलग से पूजा होती है। हाँ। अच्छा, घर में आपको खाने पीने में क्या चीजें पसंदीदा रही? देखो घर में तो ज्यादा कई तकरीबन 12-13 साल हो गए बाहर ही है घर से। तो बस यही कि घर से चले जाते हैं तो दूध है, घी है, बहुत सारी खीर है, हलवा है, चूरमा, तो बहुत सारी चीजें जो हरियाणा में अपनी होती है। हलवा चूरमा ये मैन है, तो ये ज्यादातर। और घर जाना होता है वो कितने कितने दिन में? बहुत अब तो बहुत कम जाना होता है कि कहीं उधर उधर जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम है या किसी का तो वैसे निकलते हैं तो मिल के एक बार आ जाते हैं। नहीं तो पर्सनली तो कोई त्योहार है या तो होली पे एक दिन पहले शाम को निकल गए, अगले दिन फिर शाम को या सुबह वापिस आ गए, तो इस तरीके से जाना होता है। अभी फिलहाल आपका अगला टारगेट क्या है? ये कॉमनवेल्थ गेम्स है मेरी बाउट 6 तारीख को, तो वो है। उसके बाद उससे अगले महीने सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो जिस पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीता जाए। और ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए बिल्कुल। देखो वो 2 साल हैं अभी, उस पे तो पूरा फोकस ही चल रहा है कि वो तो एक गोल है कि वो तो करना ही है। जो गांव देहात के जो जितने भी चाहे युवा हों, चाहे उनमें लड़कियां हों चाहे लड़के हों, तो हम ये देखते हैं कि खास तौर पे जो लड़के हैं परिवार से वो एक तरह से माँ से ज्यादा बनती है, पिता से कम बनती है। और अगर दोनों से ज्यादा बनती होती भी है तो हम ये देखते हैं कि बड़ी शर्म लिहाज सी रहती है। हम ये सोचते हैं कि ये बात पिताजी के आगे कहें या ये बात माँ के आगे कहें। तो ऐसा स्वभाव आपका भी रहा? देखो मैं बोला पिताजी मतलब वो इतनी शर्म होती है उनकी, उनके सामने बोलने की तो हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि वो तो एक मानो कि उनका मतलब एक शर्म होती शुरुआत से ही। कभी है मतलब बहुत सारी चीजें होती है, वो बोलते हैं ऐसे मैंने ठीक है जो आपने कह दी, कोई मतलब किसी चीज में कोई बहस का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं बिल्कुल भी जैसा जो पिताजी ने बोल दिया वो कर बोल दिया जो आपका मन कर रहा है वो करो, मैं किसी चीज में आपको हाँ, शादी विवाह के मसले में भी उनके जो भी कुछ है वही है, सब कुछ सब कुछ वही है। तो पहलवानों की जिंदगी ऐसी होती है। बिल्कुल। देखो सबका अपना अपना होता है, पर मैं तो मानता हूँ तकरीबन ऐसी होती है। एक सवाल ये भी है रवि मेरा कि हम देखते हैं माटी के पहलवानों को बहुत संघर्ष करते हुए, जो खास तौर पे मैट को नहीं चुनते हैं। कुश्तियां होती है गांव देहात में, अब तो कोरोना के चलते कुश्तियां भी हम देख रहे हैं कि बहुत कम हो रही हैं। तो जो माटी के पहलवान है, किसी ने ट्रैक्टर दे दिया, किसी ने बाइक दे दी, किसी ने इतने पैसे दे दिए, हर इनामी कुश्ती जीत लिए तो ठीक है। तो अगर आपने उनका संघर्ष देखा हो तो वो भी बयां करें। देखो बिल्कुल बहुत संघर्ष हुआ। मैं रेसलिंग में मैं खुद में कई बार बाउट देखता हूँ तो यूट्यूब पे कभी देखते हैं तो उनकी आज तो बहुत मेहनत होती है उनकी।
मैं तो बस उनका भी यही राय दूंगा कि देखो आप अच्छा कर रहे हो, आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, तो इतना हार्डवर्क आप मैच पे करोगे तो आप मैच पे अच्छा रिजल्ट दोगे। उसके बाद आपके मेडल आएंगे सीनियर नेशनल में, मैच जूनियर। खर्चीला होता है, नहीं नहीं ऐसा कोई ज्यादा ये नहीं है कोई चीज़, क्योंकि ना एक परंपरा बना दी है, कोई ज्यादा खर्चीला डाइट नहीं। भी सेम होती है मैच सेम डाइट होती है, सेम सब कुछ होता है, बस ये है कि हम मट्टी में जांघिया पहन के करते हैं और मैच पे कॉस्ट्यूम पहन के करते हैं, वो 500-700 की कॉस्ट्यूम भी आ जाती है, वो रेसलिंग शूज आ जाते हैं, तो कोई ज्यादा नहीं है। तो मैं तो उनको सबको यही दूंगा कि आप मैट पे जरूर आओ, क्योंकि देखो मैट के बिना आपका करियर नहीं है, तो आप वो सबसे जरूरी है। ओलंपिक के बाद जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं रवि दहिया पर भी, और रवि दहिया उन उम्मीदों को किस तरह से देखते हैं? देखो बिल्कुल, बस देखो लोगों का इतना प्यार है, इतना आशीर्वाद मिला है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये उम्मीद नहीं, लोगों का प्यार है, उनकी आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं, कि बस अपना भी बस यही रहता है कि भाई देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना, क्योंकि वो एक कसर रह गई थी। 2024 का ओलंपिक है पेरिस में, तो उसमें देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे और उसके बाद क्या की बात करेंगे। और जो कोच हैं आपके, इस पूरी जर्नी में अलग अलग कोच आपके रहे होंगे, तो ये क्रेडिट किन्हें देना चाहेंगे? अपनी देखो जीत का? सबका अपना अपना एक वो होता है, क्योंकि कोई भी आता है, क्योंकि हम तो ऐसी संस्था पे यहाँ पे आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकारी संस्था है। हमारे जो गुरु जी वो महाबली सतपाल जी, उसके बाद रामफल मान जी थे, यशवीर जी भी थे, फिर वीरेंद्र जी थे, अभी ललित जी हैं, बहुत सारे काफी कोचिज हैं, तो उनके सबका अपना अपना योगदान रहा है। तो उनका सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन लोगों का इतना एक आशीर्वाद, उनकी दुआ, उनकी मेहनत से आज मैं यहाँ हूँ। अब ये भी सुनने में आता है कि जब पहलवान प्रैक्टिस करते हैं तो कोच जो है उनका भी बहुत एक तरह से कड़ा स्वभाव होता है, कि बड़ा कि ये हरियाणवी में कहे तो बड़ा खींच कर रखा करे पहलवाना ने, ये सच है? देखो बिल्कुल होता है, पर जब एक खिलाड़ी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, उसको खुद ही ऐसा लगने लगता है कि भाई देखो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर तो कोच की ना वो शर्म होती है ना, वही काफी हो जाती है, क्योंकि बच्चा होता है तो उसको तो मतलब पूरा खींच के रखना ही पड़ता है, पर जब आदमी खिलाड़ी बड़ा हो जाता है खुद उसको फिर अपनी इज्जत और बेइज्जती का पता चल जाता है कि भाई देखो आप अच्छा नहीं करोगे, अच्छा प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आपके साथ कुछ भी उतार चढ़ाव होता है तो उसमें आपकी इज्जत बेइज्जती है, आपके कोचेज की भी है, तो खुद ही करने लग जाता है। पर फिर भी उनका बहुत ज्यादा मतलब टाइट हाथ होता है रेसलिंग की कोचों का। पहले तो जैसे फोन वोन नहीं रखते थे, तो आजकल के जो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फोन भी रख लेते हैं, तकरीबन रख लेते हैं। तकरीबन फोन रख लेते हैं। हाँ, आपने किस उम्र में फोन लिया है? मैं पहली बार जब बाहर गया था 2013 में, जब मेरे पास एक छोटा सा फोन था, हाँ। उसके बाद 2015-16 में एक एंड्रॉइड फोन था, अब तो ठीक है। अच्छा, अब फोन है आपके हाँ। पास। हाँ, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो सबको मैं यही कहूंगा कि आप एक कोई भी किसी भी फील्ड में आगे आए और देश के लिए कुछ ना कुछ, कोई भी फील्ड हो उसमें जरूर आगे आए और देश के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमें Thank you. वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रवि दहिया, जिन्होंने अपने पूरे सफर पर बात की और आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और ओलंपिक गेम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि। गोल्ड मेडल आप अब की बार लेकर आए और हम फिर मुलाकात करें, फिर आपका मैं इंटरव्यू करने आऊं थैंक यू। और मैं फिर से जानूं कि वो अनुभव आपका कैसा रहा। इस इंटरव्यू को देखने के लिए हरियाणा तक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।